ये सारे पैरामीटर्स है ना, पॉइंट बाय पॉइंट लिख लीजिए। इतनी सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इंप्लीमेंटेबल एक जगह पे नहीं मिलती, और नहीं तो अगर आपने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया तो ये सारा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, है ना, सब कुछ एंटरटेनमेंट रह जाएगा, कोई भी चीज़ आपके काम नहीं आएगी। तो हर चीज़ को लिखिए और उसको इंप्लीमेंट कीजिए, देखिए अपनी टीम के साथ बैठ के कैसे उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मेरा अगला जो केस स्टडी है, मेरी अगली जो केस स्टडी है वो मेरे रियल एस्टेट भाइयों के लिए है। वो मैं भाई इसलिए बोलता हूँ क्योंकि पहले मैं रियल एस्टेट में ही काम करता था। ये एक रियल एस्टेट कंपनी है वाराणसी से, ये हमारे पार्टिसिपेंट रहे हैं। 20 करोड़ रुपए इनका साल का टर्नओवर है, 7 से 10 लाख रुपए के अपार्टमेंट्स बेचते हैं। आज इन पे 5 करोड़ की उधारी है, पर अच्छी बात यह है कि उन्होंने 3 करोड़ रुपए के कैश रिजर्व्स रखे हैं। उन्होंने जो माल बेचा था उसमें से 3 करोड़ उनके पास कैश रिजर्व हैं। 10 लाख रुपए उनका महीने का खर्चा है, जिसमें से 5 लाख रुपए तो ब्याज है और 5 लाख रुपए सैलरीज हैं। अभी इनको सप्लायर्स को 50 लाख रुपए की पेमेंट देनी है। अचानक लॉकडाउन आ गया, बड़े परेशान थे, हमसे फ़ोन किया, हमारे साथ स्काइप पे इन्होंने कॉल की, मैं बैठा इनके साथ करीबन 2 से 3 घंटे बैठे। हमने क्या किया, हमने इनका रनवे कैलकुलेट किया। दोस्तों डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपने सेशन में ज़रूर आपको बताया होगा कि रनवे इज़ द कॉन्फिडेंस ऑफ अ पायलट। जी हाँ, जितना बढ़िया आपका रनवे होगा, जितना अच्छा रनवे होगा, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा एज अ बिजनेसमैन। चाहे आप छोटे व्यापारी हैं तो भी आपके लिए रनवे कैलकुलेट करना ज़रूरी है, चाहे आप बड़े व्यापारी हैं तो भी आपके लिए रनवे कैलकुलेट करना ज़रूरी है। प्रिंसिपल्स छोटे और बड़े के लिए सेम रहते हैं। जी हाँ, प्रिंसिपल्स हमेशा सेम रहते हैं, सिर्फ साइज़ बढ़ जाता है, नंबर बढ़ जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो जो प्रिंसिपल्स हैं वो सेम है। हमने इनको बताया कि आपको रनवे कैलकुलेट करना है। अब रनवे कैलकुलेट करने के लिए हमें बड़ा सिंपल इनको हमने 2 स्ट्रैटेजीज दी कि आपको पहले ये देखना है कि आपको कैश क्यों चाहिए। आपको अपने क्रेडिटर्स को पैसा देना है, आपको सैलरीज देनी है, कुछ और फिक्स्ड एक्सपेंसेस होती हैं, कोई और बिजनेस कॉस्ट होती हैं, और हो सकता है लोन का इंटरेस्ट आप टाइमली देना चाहें तो आपको ये डेफिनेटली कैश की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने इनको बताया कि 2 रेशियोज़ है। जी हाँ, 2 रेशियोज़ है। एक रेशियो है कैश रेशियो, यानी कि जितना मेरे पास कैश पड़ा है, जितना मेरे पास कैश पड़ा है उससे मैं कितने क्रेडिटर्स का पैसा वापस कर सकता हूँ, कितनी उधारी वापस कर सकता हूँ, ठीक है। और दूसरा रेशियो है कि जितना मेरे पास कैश पड़ा है उससे मैं कितने महीने की कॉस्ट बेयर कर सकता हूँ। पहली बात है करंट कैश रेशियो, जिससे मुझे पता चलता है जितना मेरे पास कैश पड़ा है उससे मैं कितने क्रेडिटर्स को पैसा दे सकता हूं। और रनवे का मतलब है कि मेरे पास जितना पैसा पड़ा हुआ है उसमें से मैं कितनी बार कॉस्ट को, रिकरिंग कॉस्ट को रिकवर कर सकता हूं। तो ये हो गया इन दोनों का फॉर्मूला। पीछे आपके दोनों फॉर्मूला फ्लैश कर रहे हैं, इस फॉर्मूला को लिख लीजिए और अभी मैं सारे नंबर्स इसमें डालूंगा। ये जितना ज़्यादा होगा ये रेशियो, उतना ही आपके लिए कॉन्फिडेंस है, उतना ही आपका लंबा रनवे है। जितना ज़्यादा होगा उतना ही किलोमीटर। अगर 1 है तो 1 किलोमीटर, 2 है तो 2 किलोमीटर, 3 है तो 3 किलोमीटर। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर रनवे 5 किलोमीटर का हो तो कितना पायलट कॉन्फिडेंट रहेगा, यार गलत जगह भी लैंड कर लिया तो वैसे तो 2 किलोमीटर में हम स्टॉप कर ही सकते हैं। तो जितना लंबा रनवे होगा, आप देखेंगे काफ़ी एयरपोर्ट्स होते हैं जहाँ पे रनवे बड़े छोटे होते हैं, जैसे मालदीव्स का एयरपोर्ट है, बड़ा छोटा सा रनवे है, तो पायलट है ना हमेशा टेंशन में रहता है, सही जगह पे लैंड होना चाहिए, ज़ोर से ब्रेक लगाना चाहिए। जब आपका रनवे लंबा होता है आपकी टेंशन खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों इनके बिजनेस में कितना बड़ा रनवे है देखते हैं। इनके पास 3 करोड़ रुपए पड़े हैं, जिसमें से इनको 50 लाख रुपए के क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं, यानी कि ये अपने क्रेडिटर्स को 6 बार पैसा दे सकते हैं। जस्ट इमेजिन कितना बढ़िया इनके पास स्कोप है कि 6 बार ये अपने क्रेडिटर्स को पैसा दे सकते हैं। और रनवे कितना बड़ा है कि 3 करोड़ इनके पास पड़ा है और 10 लाख रुपए महीने का मात्र खर्चा है, यानी कि अगर 30 महीने भी लॉकडाउन रहा, 30 महीने भी लॉकडाउन रहा तो इनको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये अपने महीने महीने खर्चे निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रनवे है दोस्तों, इससे अच्छा रनवे रखना बहुत मुश्किल है। ये बहुत ही प्यारा रनवे है जो इन्होंने मेंटेन करके रखा है अपने लिए। अब आप क्या करेंगे, लॉकडाउन है, आप अपना रनवे कैलकुलेट कीजिए। इसी फॉर्मूला से आप अपना रनवे और कैश रेशियो कैलकुलेट कीजिए कि आज अगर आपके क्रेडिटर्स को, आपके सप्लायर्स को पैसा देना है तो आप कितनी बार दे सकते हैं आपके कैश अवेलेबिलिटी में से, और कितना आपका लंबा रनवे है, कितने खर्चे कितने महीने के लिए आप निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों हमेशा आपको ध्यान रखने हैं दोनों चीज़ें। अगला केस जो है वो इन्हीं का है, पर प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग है। अब ये जो केस है ये थोड़ा सा ज़्यादा कठिन है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसको डीप में सुनना पड़ेगा। ये वही डेवलपर हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं वाराणसी वाले, उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो 20 करोड़ रुपए का है, जिसपे 5 करोड़ का लोन है, कैश रिजर्व 3 करोड़ है, मंथली फिक्स एक्सपेंसेस आपको बताया 10 लाख है। उनके पास जो माल पड़ा है, जो प्रोजेक्ट में अभी तक माल पड़ा है, वो 15 करोड़ रुपये का अभी भी पड़ा हुआ है। उनको 6 करोड़ रुपये चाहिए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और 1 साल चाहिए प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। उनको कैश फ्लो कैलकुलेट नहीं करना आता। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि अगर लॉकडाउन 6 महीने चल गया तो क्या मेरे प्रोजेक्ट में इतनी प्रॉफिटेबिलिटी है कि मैं जिंदा भी रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर 6 महीने लॉकडाउन चल गया और 6 महीने में साइट पे काम नहीं चालू कर पाया किसी भी कारण से, तो क्या मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा।
तो यही हमें इनको बताना था, जिसके लिए हमने एक छोटी सी गणित करी है इनके साथ। वो ये किया कि हमने इनके अगले 12 महीने को एनालाइज़ किया। हमने ये कहा कि 6 महीने तक आपके पास कोई सेल्स नहीं आएगी, 6 महीने बाद जब सेल आएगी 12 महीने में आपका प्रोजेक्ट पूरा होगा। जो 6 महीने बिल्कुल काम नहीं होगा उसमें 10 लाख रुपए लगेंगे, यानी कि 60 लाख रुपए का सबसे पहले उनका कॉस्ट लगेगा। उसके बाद उनको कंस्ट्रक्शन करनी है, जिसके लिए 6 करोड़ रुपए और चाहिए, और जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तब भी वो 10 लाख रुपए लगेगा, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन के दौरान लगेगा। उसके बाद जो लोन उन्होंने लेके रखा है वो उनको वापस करना है। इंटरेस्ट जो है लोन का वो आपने देख ही लिया है कि वो 10 लाख रुपए में इंक्लूडेड है, और जो पुराने सप्लायर्स की पेमेंट करनी है वो करीबन 50 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, यानी कि 13 करोड़ 30 लाख रुपए का इनका टोटल आउटफ्लो होगा, कंसिडरिंग कि 6 महीने कोई काम नहीं होगा। तो अब ये पूछ रहे थे कि क्या मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इसको कवर कर सकूं, तो समझते हैं है कि नहीं है। इनके पास 3 करोड़ रुपए पड़े हुए थे, इनके पास 15 करोड़ रुपए आने हैं प्रोजेक्ट से बेच के, यानी कि 18 करोड़ का इनका टोटल इनफ्लो होगा, और इनका 13 करोड़ 30 लाख का आउटफ्लो होगा, यानी कि 4 करोड़ 70 लाख रुपए इनके पास नेट कैश फ्लो बचेगा। इस तरीके से दोस्तों ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि 6 महीने मेरे खर्चे कितने होंगे, उसके बाद जब 12 महीने में रिवाइवल होगा तो मैं कौन से पॉइंट पे अपना ब्रेक इवन करके मेरे को पता चलेगा कि मेरे पास कितना कैश रह जाने वाला है। ये जो बातें हैं ना ये बहुत गहरी हैं और ये बहुत ज़रूरी हैं। आप छोटे व्यापारी हो बड़े व्यापारी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारी बातें आप कर सकते हो। इसके लिए आपको फाइनेंस प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल बेसिक गणित है। मैंने शुरुआत में आपको सेशन के कहा था कि फाइनेंस से डरिए मत, ये सिंपल गणित है। जितना आपने मेरे पीछे अभी देखा है वो सारा सिंपल प्लेन गणित है कि मेरे इतने पैसे लगेंगे, मेरे इतने पैसे आएंगे, यानी कि मेरे पास इतने पैसे बचेंगे। इन डेवलपर के पास पूरे 6 महीने खराब करने के बाद, लॉकडाउन की वजह से खराब होने के बाद भी इतना रनवे है कि ये प्रोजेक्ट को प्रॉफिटेबली कर सकते हैं। तो इनके दिमाग से अब स्ट्रेस कम हो जाएगा। अब ये ग्रोथ की सोचेंगे, कस्टमर को लाने की सोचेंगे, कस्टमर से कलेक्शन करने की सोचेंगे, ये सोचेंगे कि कैसे जल्द से जल्द मैं अपना काम चालू कर पाऊँ, ये सारी चीज़ें वो सोचेंगे, इंस्टेड ऑफ ये सोचना कि अरे मेरे पास पैसे हैं कि नहीं है, मेरे पास पैसे हैं कि नहीं है। अपने डर को पता कीजिए, अपने डर को क्वांटिफाई कीजिए कि आपका डर कितना बड़ा है। हो सकता है आपके पास पैसे नहीं है, हो सकता है आप नेगेटिव हैं, बिल्कुल हो सकता है आप नेगेटिव हैं, हो सकता है आपका बिजनेस ऐसा था जो डेली कैश रोटेशन पे चलता था, पर पता तो कीजिए कि कितने नेगेटिव हैं, तब आपको पता चलेगा आगे स्टेप क्या लेना है। पर अगर यही 4 करोड़ 70 लाख जो ये पॉजिटिव है, अगर ये 4 करोड़ 70 लाख नेगेटिव हो जाते तो इनके पास क्या ऑप्शंस थे? इनके पास पहला ऑप्शन था कि ये पार्टनरशिप ढूंढते किसी के साथ। जी हाँ, किसी के साथ पार्टनरशिप करते, एसोसिएशन करते। फिर ये क्या कर सकते थे? अपने सप्लायर की पेमेंट्स को डेफर कर सकते थे। तीसरी चीज़ क्या कर सकते थे? अपने सीनियर एम्प्लॉयज़ से रिक्वेस्ट कर सकते थे कि आपकी जो सैलरीज है हम बाद में देंगे। मैं आपको केस दूंगा। एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़ी कंपनी है, यहीं एनसीआर में है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा अब सेल्स नहीं हो रही, तो ये बड़ा अच्छी चीज़ है, आप इसको लिख लीजिए, हो सकता है आप इसको भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जितने उनके एम्प्लॉयज़ थे, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी कंपनी थी, उनके पास महंगे एम्प्लॉयज़ भी थे, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला कि अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख या उससे ज़्यादा है तो आपको 1 ही लाख रुपये मिलेगा महीने का। यानी कि जिसकी तनख्वाह 2 लाख थी उसको भी 1 लाख रुपये मिलेगा, जिसकी तनख्वाह 3 लाख थी उसको भी 1 लाख रुपये मिलेगा, और जिसकी 1 लाख थी उसको तो 1 लाख ही मिलेगा। अगर आपकी तनख्वाह 50,000 से 1 लाख के बीच में है तो आपको 50,000 मिलेगा। यानी कि अगर आपकी तनख्वाह 70,000 थी तो आपको 50,000 मिलेगा, 60,000 थी तो भी 50,000 मिलेगा, 95,000 थी तो भी 50,000 मिलेगा, और अगर आपकी तनख्वाह 50,000 से कम है तो आपको उतनी तनख्वाह मिल जाएगी। अगर आपकी 35,000 है तो आपको 35,000 मिल जाएगी। तो बड़े अच्छे तरीके से बार्टर कर सकते हो। देखिए, जब करेंसी नहीं होती थी पुराने ज़माने में तो क्या होता था कि जिसके पास सेब होते थे वो आलू वाले को अपने सेब दे देता था, और जिसके पास आलू होते थे वो उसको आलू दे देता था। ये होता था बार्टर। बाद में करेंसी आई, बाद में नोट आया, पर पहले बार्टर होता था। तो आज जब करेंसी नहीं है, आज जब करेंसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है मार्केट में,
तो चलती है, वापस पुराने तरीके से चलते हैं, बार्टर करते हैं। तो किस तरह से आप बार्टर कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने सप्लायर को कुछ सामान दे दें। अगर आप रियल एस्टेट में हैं तो आप अपने सप्लायर को अपार्टमेंट दे सकते हैं। अगर आप किसी भी और काम में हैं और अगर आपके सप्लायर को आपके चीज़ की ज़रूरत नहीं, हो सकता है उसके सप्लायर को उसकी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसकी पेमेंट सेटल कर सके। आप देखिए कि आप बार्टर कैसे कर सकते हैं। बार्टर बहुत इंस्ट्रूमेंटल टूल बनेगा कि आपको लॉकडाउन के दौरान पेमेंट्स करने के लिए बार्टर से अच्छा कोई तरीका ही नहीं है। जस्ट इमेजिन, आपका कैश फ्लो ही नहीं गया, आपका कैश फ्लो नहीं गया, आपका सामान बिक गया। इससे अच्छा क्या हो सकता है दोस्तों? बार्टर के बारे में ज़रूर सोचिए। तो ये 5 टेक्निक्स मैंने आपको बताई कि अगर आपके पास शॉर्टफॉल है, अगर 4 करोड़ 30 लाख पॉजिटिव होने की जगह 4 करोड़ 30 लाख नेगेटिव है, तो ये 5 टेक्निक्स आप लगा सकते हैं। दोस्तों देखिए, वापस मैं आपको बताता हूँ, आप छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वापस आपको बोल रहा हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कैलकुलेशंस बोली गई हैं उसको प्रॉपरली कीजिए, उसको देखिए, उनको रखिए। जब आपको पता ही नहीं चलेगा, आप कर क्या रहे हो, तो आप सिर्फ हाय तौबा ही करोगे। आपके पास कोई एक्शन प्लान नहीं होगा। अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर आपके पास पॉजिटिव हो, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उसको 14 दिन क्वारंटीन करते हैं। पर पता कैसे चलेगा? टेस्ट करने से। इसी तरीके से पहले आप अपने आप को टेस्ट कीजिए, आप अपनी बैलेंस शीट को टेस्ट कीजिए। आज लॉकडाउन के दौरान अपने आप को टेस्ट करवाइए, तभी आपको पता चलेगा कि आपको इन 5 में से कोई एक्शन लेना है या आप समृद्ध हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप ग्रोथ के बारे में सोच सकते हैं। अगला जो मेरा केस था, ये बालावास मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है, पर बालावास एक छोटा सा कस्बा है हरियाणा में, हिसार के पास। उधर एक गुड़ मैन्युफैक्चरर है, उनका करीबन 30 टन का मंथली प्रोडक्शन और सेल है। 30 टन वो माल बेचते हैं, 30 लाख रुपए का महीने का रेवेन्यू है, 2 करोड़ के आसपास उनका लोन है, 4 लाख रुपए के आसपास की उनकी EMI है। पर आफ्टर जब वो पूरा सब सैलरीज दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, उनके पास 3 लाख रुपए बचते हैं। उनके पास इतने सफिशिएंट पैसे नहीं होते कि वो EMI दे सकें सबको पैसे वापस करके। पहले तो जब कैश फ्लो आ रहा था तो थोड़ा बहुत रोटेशन मैनेज हो रही थी, अब बिल्कुल कैश फ्लो नहीं आ रहा, तो मुसीबत हो गई है। 30 लाख का रेवेन्यू गिर के 10-12 लाख रह गया है, तो काफ़ी दिक्कत फेस कर रहे हैं। तो हमारे पास आए थे कि क्या करें, तो हमने उनको बड़े सिंपल से 5 स्टेप्स दिए। वो 5 स्टेप्स ये हैं कि सबसे पहले अपने लोन को इंस्टीट्यूशनल यानी कि फॉर्मल लोन और इनफॉर्मल लोन में ब्रेक कीजिए। इनफॉर्मल क्या है? जो दोस्तों ने दिया है। जो छोटी जगहें होती है ना, वहाँ पे जो साहूकार होता है वो बड़ा महंगा लोन देता है। वो कभी-कभी 4% पर मंथ पे देता है, 3% पर मंथ पे देता है। ये इसको ना लोन देना नहीं कहते, इसको खून चूसना कहते हैं। हाँ, ये ना मैं गंदा शब्द यूज़ करूँगा, ये खून चूसते हैं ये जो गलत काम करते हैं। और 3% 4% बहुत ही गलत इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, इसको खून चूसना कहते हैं। ये 3-4% लेते हैं। तो सबसे पहले इनको हमने पता किया कि इनका 2 करोड़ में से करीबन 70 से 80 लाख रुपए जो था वो इनके इस तरह के दोस्तों का था, जहाँ पे इन्होंने 3 से 4% पे लेके रखा था। हमने इनको कहा कि इमीडिएटली उनको फ़ोन कीजिए, और सेकंड स्टेप ये कहा कि उनको फ़ोन कीजिए और उनको बताइए कि हम आपको पैसे नहीं देने वाले अभी, और आपको ये 3% का जो इंटरेस्ट है ये 1.5% करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में अब उधारी नहीं चल रही, प्रॉब्लम हो रही है, पैसे हैं नहीं, तो हम आपके पैसे पहले तो देंगे नहीं, और जब देंगे तो इंटरेस्ट रेट कम करके देंगे। उसके बाद हमने इनसे कहा कि अगर आपको लगता है कि आप गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस के पैसे हैं वो दे सकते हो तो वो दे दीजिए, अगर नहीं दे सकते तो आज कैश प्रिजर्व कीजिए, और जो गवर्नमेंट ने स्कीम दी है 3 महीने के मोरेटोरियम में, उसको अवेल कीजिए। चौथी चीज़ हमने इनको क्या बताई? इनको बताई कि जो आपके पास असेट्स पड़े हैं, इनके पास एक पिकअप ट्रक पड़ा था, इनके पास एक छोटा सा फैक्ट्री का वेयरहाउस पड़ा था, जिसकी ये बहुत ज़्यादा इनको ज़रूरत नहीं थी। हमने कहा इसको आइडेंटिफाई कीजिए। हमें पता चला ये 30 लाख रुपए का सामान है। हमने कहा अब जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो ये 30 लाख रुपए का सामान जो है वो बेच दीजिएगा, और जो ये 30 लाख आएंगे उससे अपने जो सबसे महंगे लोन है वो वापस कीजिएगा, और जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो सप्लायर को देते रहिए ताकि आपका बिजनेस कंटिन्यूअस रहे। जी, जो रेवेन्यू आ रहा है वो सप्लायर को सबसे पहले पेमेंट करे, क्योंकि सप्लायर को पेमेंट जाएगी तभी वो माल भेज पाएगा। अगर रेवेन्यू आ रहा है तो सप्लायर को पेमेंट करे ताकि धंधा चलता रहे। दोस्तों देखो कितने सरल सिंपल 5 स्टेप्स हैं। प्रॉब्लम क्या होगी मैं आपको बताता हूं। आप बोलोगे वो तो मेरा भाई है जिसने लोन दिया था, वो तो मेरा दोस्त है जिसने लोन दिया था, मेरी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरी बेटी की शादी नहीं होगी, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लगी, फलाना ढिकाना, आप 10 रीज़न देंगे। दोस्तों जब उसने आपसे 3% 4% पर मंथ चार्ज किया था, क्या आपने दोस्ती उसने रखी आपके साथ? बिल्कुल नहीं रखी। आपका खून चूसा उसने, आपको इंटरेस्ट पे पैसा नहीं दिया, उसने खून चूसा है आपका। तो आज जब समय है, आप जब तकलीफ में हैं, देखिए बैंक में इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है? बैंक में इंटरेस्ट रेट मिलता है 7 से 8%।
मार्केट में कितना इंटरेस्ट रेट चलता है जो एनबीएफसी देती हैं, वो देती हैं 15 से 18%। इस रेंज में लोन मिलता है, ठीक है, 3% पर मंथ, यानी कि जितना बैंक पूरे साल में देता है उतना आप इनको 2 महीने में दे देते हो, 6 गुना ज़्यादा आप देते हो। ऐसा नहीं करना है, ऐसी गलती नहीं करनी है। उनको आप रोकेंगे, उनको आप बोलेंगे, चाहे आपका उनके साथ झगड़ा हो जाए इस समय पे, चाहे वो आपको कुछ भी कहे, आपको उनको रोक के टाइट पकड़ के चलना पड़ेगा, तभी आपका काम होगा। अपना घर जला के किसी और को आग मत दीजिए, अपना घर जला के, अपनी कंपनी को जला के किसी और को आग मत दीजिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे आप। बहुत ज़रूरी है इस समय पे कि ये आप स्टेप लें। जितने आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली ने आपको महंगे लोन दिए हैं उनको एकदम ब्रेक लगा दीजिए। जिस तरह मोदी जी ने ब्रेक लगा दी और बोल दिया कि अब कल से कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, उसी तरह आप ब्रेक लगा दीजिए और बोल दीजिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं पैसे नहीं दे सकता इस समय पे। बहुत आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। और इसके बाद केस नंबर 7 भी उन्हीं का है कि वो लॉकडाउन के बाद क्या स्टेप्स लेंगे। लॉकडाउन के बाद के मैं उनके स्टेप्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वो वापस जो इनफॉर्मल लेंडर्स हैं उनके साथ इंटरेस्ट ब्रेक्स लेंगे। जिनको वो महीना इंटरेस्ट देते थे उनको वो साल में एक बार देंगे, 6 महीने में एक बार देंगे, और जो नहीं मान रहा उसको 3 महीने में एक बार देंगे, पर महीना सबको इंटरेस्ट नहीं देंगे। उसके बाद जो उनके पास 30 लाख रुपए के आइडेंटिफाइड असेट्स थे जो हमने आइडेंटिफाई किए थे वो इमीडिएटली बेचेंगे और लॉकडाउन के बाद पैसे देंगे। और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आज ही बात करके रखेंगे कि हमें तो भाई आप ही 2 करोड़ रुपए दे दीजिए या 1.5 करोड़ रुपए दे दीजिए, इतने सारे हमें खसम नहीं पालने। ये बड़ा अच्छा सा वर्ड लगा था जब मैं उनके साथ बात करना था। वो एकदम गांव देहात से हैं, तो वो कहते हैं मेरे तो बड़े खसम हो गए, मैंने 25 लोगों से पैसे लेके रखे हैं। तो वो क्या कह रहे थे, मेरे को 25 खसम नहीं चाहिए। तो हमने कहा 25 खसम बिल्कुल सही कह रहे हो, नहीं होने चाहिए, एक ही खसम होना चाहिए। कोशिश करिए कि एक ही जगह से लोन मिल जाए आपको। उसको मैनेज करना आसान होता है, नहीं तो 25 लोग जब रोज़ फ़ोन करते हैं तो बड़ा डिमोटिवेशन होता है, मुश्किल हो जाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सके एक ही बंदे के साथ आप डील करें, एक ही इंस्टीट्यूशन के साथ डील करें, उसमें बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, इनके केस में बड़ी एक इंटरेस्टिंग हमने चीज़ देखी कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर थे जिन्होंने इनको लोन देके रखा था, जिनको आज भी डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो उनके साथ जो डील करी वो ये करी कि जो उनको इंटरेस्ट जाता था वो बंद कर दिया, पर उनको बोला कि जितना भी आप मंथली माल लोगे उसमें आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने लोन देके रखा था उनका लोन भी ऑलमोस्ट ज़ीरो कर दिया गया है, और जो बचा हुआ है वो लॉकडाउन के बाद ज़ीरो हो जाएगा। बड़ा अच्छे तरीके से हमने इनको लोन से बाहर निकाला। देखिए, लोन बहुत बड़ी तकलीफ होती है, इनको एकदम पकड़ के अच्छे से मैंने लोन से बाहर निकाला। बहुत सिंपल स्टेप्स दिए, एग्जीक्यूटेबल स्टेप्स दिए। थोड़ा मुश्किलात होती है इन स्टेप्स को अप्लाई करने में, क्योंकि आपकी इज्जत की बात आ जाती है। पर मेरी एक बात याद रखिएगा, अपना घर जला के किसी और को धूप नहीं दी जाती, हीट नहीं दी जाती। आपका घर नहीं जलना चाहिए, क्योंकि अगर आपका घर जल गया तो उसको बचे हुए पैसे नहीं मिलेंगे। ये बात उसको समझानी पड़ेगी। उसको ये नहीं बोलना कि देखो भैया, उसको टेंशन मत दो 3 महीने 6 महीने, उसको बोलो कि तू 3 साल का देख, 4 साल का देख, 5 साल का देख, मैं बड़ा हो रहा हूँ, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, जितना ज़्यादा बढ़ेगा मैं तेरे को उतना साथ दूंगा। तो दोस्तों, इस लाइन पर बात करनी है। ये स्टेप्स ले लीजिए, ये सुपर पावरफुल स्टेप्स हैं। ये मैं सब जहाँ अप्लाई करता हूँ मुझे सक्सेस मिलती है। ये जैसे आप देखते होंगे मैकेनिक के पास एक पाना होता है, जैसे ही वो लगाता है वो नट स्क्रू खुल जाता है। ये मेरा पाना है, ये मैं आपको दे रहा हूँ बहुत रीजनेबल कॉस्ट पे। नहीं तो ये सारी जितनी भी कंसल्टेंसीज हैं वो बहुत वैल्यूएबल हैं। इन सबको आज आपके लिए मैंने इकट्ठा किया है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने ये प्लेटफॉर्म दिया है हमें। और आपको मैं बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ कि हमारा जो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप है और जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हैं उनमें हमने डिटेल तरीके से बताया कि ये स्टेप्स को कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, कहाँ कहाँ अपना लोन आप बचा सकते हैं, किस तरीके से लोन से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, लोन से बाहर आना मुश्किल नहीं है, लोन से बाहर आना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मानसिकता चाहिए और राइट अप्रोच चाहिए। जी हाँ, मानसिकता चाहिए, राइट अप्रोच चाहिए। वो हमने इनके साथ लगाई, बलावास वाले हमारे पार्टिसिपेंट के साथ। और आज मैं बहुत खुश हूँ ये आपको बताते हुए। बड़ा प्रसन्नता होती है मेरे को कि वो ऑलमोस्ट इस प्रॉब्लम से बाहर हैं। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा उसके 6 महीने के अंदर उनका लोन का प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। एंड हमने तो अपनी तरफ से मेहनत की, ऊपर वाले की भी कृपा रही है। सो थैंक यू सो मच। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। केस नंबर 8 पे FMCG कंपनी हमारे पास थी जिसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे। ये फिरोजपुर जिला से आए थे, फिरोजपुर ज़िला है पंजाब में, उधर से आए थे। 40 प्रोडक्ट्स थे इनके पास। इनका मंथली सेल 1 करोड़ का था। क्योंकि FMCG था, इनके आइटम्स पेरिशेबल थे। इनके पास रेवेन्यू तो बहुत था पर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी। और इनके पास मल्टीपल प्रोसेसेस थे बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे। तो बहुत परेशानी में थे कि रेवेन्यू कर पा रहे हैं। तो हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि हमारे एक पार्टिसिपेंट का 1 करोड़ रुपये महीना यानी कि 12 करोड़ रुपये का रेवेन्यू है, पर उनका प्रॉफिट बहुत ही कम था और बहुत परेशान रहते थे। बहुत सारे प्रोडक्ट, 40 प्रोडक्ट्स थे, तो बड़े तंग से रहते थे। तो हमने उनके लिए सोल्यूशन बिल्ड
किया कि आपको प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे और आपको कंट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोडक्ट पे देखना है और रोटेशन देखना है। तो इसके लिए हमने एक मैट्रिक्स इनके लिए बनाया कि अगर आपके प्रोडक्ट का रेवेन्यू भी ज़्यादा है, प्रॉफिट भी ज़्यादा है, आपके प्रोडक्ट का रोटेशन यानी कि जितनी बार वो सेल होता है वो भी ज़्यादा है, और जैसे ही प्रोडक्ट बिकता है तो पैसा इमीडिएटली आ जाता है या आराम से आता है, तो अगर ऐसा प्रोडक्ट है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे। बाकी मैंने केसेस और बताए हैं आपके नीचे। और वर्स्ट केस ये होता है कि आपका रेवेन्यू भी ज़्यादा ना हो, प्रोडक्ट का प्रॉफिट भी कम हो, रोटेशन भी कम हो, कैश फ्लो भी कम बाद में आता हो, तो ऐसे प्रोजेक्ट को नहीं रखना चाहिए। ऐसे किसी भी आपको प्रोडक्ट को अपने पास नहीं रखना चाहिए। आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको इन 4 पैरामीटर्स पे देखिए कि कौन से आपके प्रोडक्ट का रेवेन्यू सबसे ज़्यादा आता है, कौन से आपके प्रोडक्ट के प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, कौन से आपका प्रोडक्ट का रोटेशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो रेवेन्यू में, टोटल रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर आपका 1 करोड़ का रेवेन्यू है तो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके रेवेन्यू में 20 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करता है, तो वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। और जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसमें आपको कैश फ्लो कितना इमीडिएट आ रहा है उस पर बहुत फोकस करते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स है आपके पीछे आप देख रहे हैं, जिससे आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट का डिसीजन ले सकते हैं प्रोडक्ट के केस में। इसमें और चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे को ये फोकस करना है कि जहां पे भी रिसीवेबल सबसे जल्दी आता है, जहां पे रिसीवेबल जल्दी आता है वैसा प्रोडक्ट हमें बेचना चाहिए। हमारे एक पार्टिसिपेंट हैं जो फार्मर्स के लिए सामान बेचते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि सर मैं यूरिया ज़्यादा बेचता हूँ, यूरिया में मेरे को मार्जिन 1.5% मिलता है पर रोटेशन बहुत तेज़ होती है, बहुत तेज़ होती है, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो सिर्फ हमें प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना, हमें रोटेशन पे भी फोकस करना है। अगर किसी प्रोडक्ट का प्रॉफिट 20% है, वो पर महीने में एक ही बार बिकता है तो 20% टोटल प्रॉफिट होगा। पर किसी प्रोडक्ट का प्रॉफिट 10% है और वो महीने में 5 बार बिकता है तो आपको 50% प्रॉफिट मिलता है। तो सिर्फ प्रॉफिट पे नहीं, रोटेशन पे भी फोकस करना है। प्रॉफिट इंटू रोटेशन इज व्हाट यू हैव टू लुक एट, नॉट प्रॉफिट स्टैंड अलोन बेसिस। उसके बाद प्रॉफिट जैसे मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट है, पर टर्नओवर और कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी जल्दी पैसा आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई सेल्स बट लो कंट्रीब्यूशन टू रेवेन्यू विल वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। आपका अगर बहुत ज़्यादा सेल्स है पर कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है उसका प्रॉफिट में, तो ये एकदम वेस्ट हो जाएगा। ये प्रोडक्ट को हमेशा निकाल देना चाहिए। अच्छा, ये अगला जो पॉइंट बोलूँगा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आउट ऑफ योर सेल्स फोकस ऑन प्रोडक्ट्स विच कंट्रीब्यूट 80% टू द सेल्स। यानी कि जितने आपके पास प्रोडक्ट हैं उसमें से 80% सेल्स कितने प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो इनके केस में हमने देखा 15 प्रोडक्ट। आप सोचिए कि 80% रेवेन्यू यानी कि 80 लाख रुपए का रेवेन्यू 15 प्रोडक्ट से आ रहा है और 20 लाख रुपए का रेवेन्यू 25 प्रोडक्ट से आ रहा है। तो वो 25 प्रोडक्ट बेचने की ज़रूरत ही क्या है? वो 25 प्रोडक्ट को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? अब वो 25 प्रोडक्ट में से हमने काफ़ी प्रोडक्ट्स कम करके टोटल 10 प्रोडक्ट की कमती करी है पहले फेज़ में। तो इमीडिएटली वो 10 प्रोडक्ट अब बनाने भी नहीं पड़ेंगे, बेचने भी नहीं पड़ेंगे, और जो फोकस और टाइम था, एनर्जी था, वो इन सारे प्रोडक्ट्स में डाल सकते हैं। इफ़ यू हैव अ नेगेटिव कंट्रीब्यूटर, हो सकता है प्रोडक्ट का रेवेन्यू है पर प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको इमीडिएटली रिमूव कर दीजिए। तो दोस्तों ये 5 स्टेप फ्रेमवर्क है जिसको यूज़ कीजिए। और आज आपके पास समय है, आप लॉकडाउन में हैं, आप अपने हर प्रोडक्ट का रेवेन्यू, टर्नओवर देखिए, प्रॉफिट देखिए, और अपने हर प्रोडक्ट को, ये जो मैट्रिक्स मैंने आपको बताई थी पिछले स्लाइड में, उससे कंपेयर कीजिए। वो जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कौन से प्रोडक्ट को रखना है, कौन से को नहीं रखना। उसके बाद देखिए 80% जो रेवेन्यू है वो किन प्रोडक्ट से आ रहा है, वो आपके हीरो हैं, बाकी सारे आपके जीरो हैं। आपको इस बेसिस पे प्रोडक्ट का मैट्रिक्स बनाना है। जैसे ये आप करोगे ना, आप सही डिसीजन लोगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको जो फ्रेमवर्क्स दे रहा हूँ वो डिसीजन सही लेने के लिए दे रहा हूँ। जब भी मेरे पास कोई केस स्टडी आती है तो ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई आभास होता है, मुझे कोई भगवान का आदेश आता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम सिंपल सरल फ्रेमवर्क्स लगाते हैं। जो फ्रेमवर्क्स हम लगाते हैं वही हम आपको सिखा रहे हैं। यही फ्रेमवर्क लगा के आप भी अपने बिजनेस में जेकब ला सकते हैं। आज धरती पे सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन हमारे साथ जुड़े हैं। करीबन 12 मिलियन की हमारी फॉलोअरशिप है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के यूट्यूब चैनल पे। तो आप समझ सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म को कितना ट्रस्ट किया जाता है। आप इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं, आज आपने मुहिम करी है, उसका पूरा फायदा उठाइए। थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए आपका। मैं चाहता हूं कि जब आप मेरे सेशन के बाद जाएं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के सेशन के बाद जाएं, पारितोष जी के सेशन के बाद जाएं, तो आप बोले कि इतनी लर्निंग तो मैंने लाइफ में कभी कॉलेज में भी नहीं ली। 5 साल कॉलेज कर लिया, सब कुछ भी नहीं सीखा। यहाँ मैं सिर्फ 4-5 घंटे बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे था और मैंने वो सब सीख लिया जो मेरे बिजनेस में हेल्प करेगा। दोस्तों, अब अगला पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो है केस नंबर 9। हमारे नेपाल में भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। एक हमारे नेपाल में पार्टिसिपेंट है जिनकी डिस्टिलरी है। डिस्टिलरी क्या होती है? डिस्टिलरी वो होती है जहाँ पे पानी बनता है, जहाँ पे सोडा बनता है और जहाँ पे अन्य प्रकार के पदार्थ भी बनके कुछ अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। उनके पास 5 प्रोडक्ट्स हैं टोटल। 2.5 करोड़ की उनकी मंथली सेल है, वाटर, सोडा एंड अदर्स की जो उनके प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट इज़ वेल एक्सेप्टेड बट स्टिल वेरी लो कैश फ्लो। जी हाँ, वो बड़े टेंशन में है कि प्रोडक्ट तो अच्छा है, लोग एक्सेप्ट भी करते हैं, पर कैश फ्लो हमेशा कम रहता है। और कोई भी वाटर बॉटल, जो उनकी पानी की बॉटल है, उसकी कोई कॉस्टिंग उनके पास अवेलेबल नहीं है। बड़े टेंशन में थे कि मैं प्रोडक्ट
महंगा बेच रहा हूँ, सस्ता बेच रहा हूँ, क्या मैं नुकसान में हूँ, क्या मैं प्रॉफिट में हूँ, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, एकदम डायरेक्शनलेस थे। और जब वो लॉकडाउन में आए, उनके पास समय था अपने आप को क्लियर करने का। तो जब हमने स्काइप पे उनसे बात की, ऑब्वियसली वो आ नहीं पाए, जब हमने स्काइप पे उनसे बात करी और उनसे समझा कि उनकी प्रॉब्लम क्या थी, हमने स्काइप पे बैठ के उनके नंबर्स लेके एनालाइज किया और समझा, जिसके बारे में मैं आपको ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। हमने ये समझा कि सबसे पहले हमने कॉस्टिंग करी। देखिए, कॉस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब जो मैं एग्जांपल दूंगा कॉस्टिंग का, जो पानी की बोतल की बात हो रही है, उसमें आपकी वाटर, पानी की कॉस्ट है, जो पानी आता है, जो बोतल आती है उसकी कॉस्ट है, कैप आता है उसकी कॉस्ट है, स्टिकर आता है उसकी कॉस्ट है, उसके बाद उसकी डायरेक्ट लेबर जो भी लगती है वो कॉस्ट है। तो इसकी कॉस्ट हमने निकाली, प्रॉपर कॉस्टिंग निकालते हैं। उसके बाद हमने देखा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है, मशीन रिपेयर लगता है, मेंटेनेंस लगती है, डायरेक्ट सुपरवाइजर लगते हैं प्लांट पे, इनकी भी कॉस्ट आपको लोड करनी पड़ती है। आपको पहले अपनी कॉस्टिंग बनानी, WA जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी फिक्स्ड का मतलब समझाएंगे, सेमी वेरिएबल का मतलब समझाएंगे कि ये क्या क्या सारी कॉस्ट्स होती हैं। और उसके बाद वो आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालेंगे। प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली, जिसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं, तो हमें पता चला कि जो पानी की बोतल ये 20 रुपये में बेच रहे हैं, उसकी कॉस्ट 25 रुपये आ रही है। जी हाँ, जस्ट इमेजिन, जो पानी की बोतल ये 20 रुपये में बेच रहे हैं, उसकी कॉस्ट 25 रुपये आ रही है, यानी कि स्ट्रेट अवे 5 रुपये का लॉस है। और क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत चलता है, तो ये 5 रुपये का लॉस जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इन्होंने आइडेंटिफाई नहीं करी। तो इनको समझ आया कि पानी की वजह से रेवेन्यू तो आ रहा है, पर प्रॉफिटेबिलिटी तो नीचे हो गई है। दिस इज व्हाट वी कॉल नेगेटिव कंट्रीब्यूटर। जी हाँ, ये नेगेटिव कंट्रीब्यूटर है, दिख तो रहा है पर प्रॉफिट नहीं दे रहा है। तो इमीडिएटली हमने प्राइस को इंक्रीज करने के लिए इनको सलाह दी है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने पानी की बोतल 100 ml से बढ़ा दी, और जो 20 रुपये का प्राइस था उसको 30 रुपये कर दिया। अब इनको पता है कि सेल्स थोड़ी स्लो होगी, पर क्योंकि प्रोडक्ट को पसंद करते हैं लोग, धीरे धीरे लोग वापस आ जाएंगे प्रोडक्ट पे और 30 रुपये में पानी की बोतल खरीदेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट लोग पसंद कर रहे हैं। और अगर नहीं पसंद करते और नहीं बिक रहा है, तो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन का प्रोडक्ट कभी भी नहीं बेचना चाहिए। इससे आपको ओवरऑल एक लॉस होता है, प्रॉब्लम होती है। आपको बिजनेस में कभी भी ये तरह का काम नहीं करना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन वाले प्रोडक्ट को बेचना चाहिए, कि जिसका जो मुनाफा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो उसको नहीं बेचना चाहिए। तो इस केस स्टडी को आप अप्लाई करिए अपने बिजनेस में, छोटे हो बड़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको अप्लाई कीजिए। इस जर्नी में लास्ट 2 केस स्टडीज बची हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने मेरे को बहुत सहयोग दिया है, थैंक यू सो मच। आप इस सेशन के दौरान बने रहे। थोड़ा सा रॉ सेशन होता है फाइनेंस का, पर मैंने स्टोरीज के साथ कोशिश करी है कि इसको मैं और इंटरेस्टिंग कर दूं। 10वीं मेरी जो केस स्टडी है वो है कि एक रत्नागिरी में हमारे पार्टिसिपेंट है जिनका जनरल स्टोर है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जनरल स्टोर तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखते हैं। 2.5 लाख रुपए महीने की सेल्स है, और पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल सारे प्रोडक्ट रखते हैं। पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, इन्वेंट्री 7.5 लाख रुपए की इनके पास है। तो हमें पता चला कि इनकी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि इनकी इन्वेंट्री ज़्यादा, तो इनका फंड ब्लॉक रहता है। जस्ट इमेजिन, 2.5 लाख की सेल, 7.5 लाख की इन्वेंट्री, यानी कि 3 महीने की इन्वेंट्री इनके पास पड़ी हुई है। इनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तो इनको हमने फ्रेमवर्क दिया, जो सोल्यूशन दिया वो दिया कि लीन इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है, FSN, यानी कि फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग गुड्स की वजह से। और हमने क्या किया, उनके पास जितना 7.5 लाख रुपए का इन्वेंट्री पड़ा था, उसको फास्ट मूविंग कर दिया, स्लो मूविंग कर दिया, या नॉन मूविंग कर दिया। मैंने एक फॉर्मूला दिया है इस पे, जिसका नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, यानी कि आपकी इन्वेंट्री कितनी बार जो है सेल होती है। जितना ये रेशियो तेज होगा, उतनी आपके पास इन्वेंट्री कम होगी और आपकी सेल बढ़ेगी। वंस अगेन, जितना ये रेशियो तेज होगा, जितना रेशियो तेज होगा, आपके पास इन्वेंट्री कल आई आज बिक गई, कल आई आज बिक गई। जस्ट इमेजिन क्या स्पीड होगी, एक दिन के अंदर आपकी इन्वेंट्री बिक रही है। तो हमने इनकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखा, और हमें बड़ा दुख हुआ कि 7.5 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए की जो इन्वेंट्री थी वो 180 दिन से अटकी हुई थी। 7.5 लाख रुपए में से 5 लाख की इन्वेंट्री 180 दिन में से अटकी हुई थी। हमें बड़ा दुख हुआ, उनको हमने समझाया कि ये नॉन मूविंग आइटम्स हैं, आगे से इसकी परचेज मत कीजिएगा या बहुत कम कीजिएगा, उन्हीं चीज़ को ज़्यादा परचेज कीजिए जो जल्दी जल्दी मूव होती है। तो हमने क्या किया, हमने उनकी नॉन मूविंग आइटम्स को फास्ट मूविंग आइटम्स के साथ बंडल कर दिया। ये बड़ा अच्छा हुआ हमारे साथ। तो इमीडिएटली विदिन 15 डेज उनकी सारी 7.5 लाख रुपए की इन्वेंट्री खत्म हो गई, उनका कॉस्ट ऑफ कैरी यानी कि उनका ब्याज बच गया, और उनको बहुत फ़ायदा हुआ। बड़ा सिंपल सा हमने टेक्निक लगाया, जिसे हम FSN एनालिसिस कहते हैं। आप भी अपनी इन्वेंट्री पे FSN एनालिसिस करिए। हो सकता है कुछ इन्वेंट्री नॉन मूविंग हो, जिसको आज आप कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान मूविंग इन्वेंट्री के साथ बेच सके। कोई आटा मंगवा रहा है,
तो आटे पे उसको डिस्काउंट मत दीजिए। आप क्या कीजिए, आटा फास्ट मूविंग आइटम है, आटे के साथ आप वो वाली इन्वेंट्री दे दीजिए जो आपकी मूव ही नहीं कर रही है, जो आपकी इन्वेंट्री हिल ही नहीं रही है। उससे क्या होगा, आप बंडलिंग करेंगे, आपका सेल प्राइस नहीं गिरेगा, आपका रेवेन्यू रहेगा और आपको डिस्काउंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी नॉन मूविंग इन्वेंट्री भी बिक जाएगी। दोस्तों ये बहुत अच्छी केस स्टडी थी, इसको आप अपने बिजनेस में ज़रूर लगाइए। लॉकडाउन के दौरान इसको इंप्लीमेंट करिए, कोशिश करके। अगर आपकी किराने की दुकान है, छोटी दुकान है या किसी भी प्रकार की दुकान है, और अगर अभी नहीं कर सकते तो लॉकडाउन के बाद तो इसको ज़रूर इंप्लीमेंट कीजिएगा अपने बिजनेस में। ये सारी स्ट्रैटेजीज आपको काम आएंगी जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा। ये सारी चीज़ें देखिए, आज जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही जल्दी आप लॉकडाउन के दौरान ओपन होंगे। ये सारा जो आज हमने वेबिनार रखा है, ये इसलिए रखा है कि जिस दिन लॉकडाउन ओपन हो, आप जितनी जल्दी ऑफिस में जाके अपने आप को करेक्ट कर पाएंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके बिजनेस की लाइफ रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ये आपकी लाइफ का हो सकता है सबसे इंपॉर्टेंट सेशन हो, तो इसको बहुत गौर से सुनिए। तो दोस्तों आखिरी केस आज का डिस्कस करूंगा आपके साथ। आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगा होगा ये सारे केस स्टडीज़। ये केस है एक स्टार्टअप का जो हेल्थ केयर सेक्टर में है। ये जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर है, फाउंडर है, वो खुद डॉक्टर है, वो प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, पर उनकी वीकनेस है सेल्स, ऑपरेशंस और टेक्नोलॉजी। उनको ये तीनों फील्ड्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। उनके पास प्रॉब्लम्स और भी हैं, उनके पास फंड नहीं है प्लांट लगाने के लिए, इन्वेंट्री खरीदने के लिए भी फंड नहीं है। पर एक चीज़ है, उनके पास प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई है। वो प्रॉफिट मार्जिन इसलिए हाई है क्योंकि फार्मा प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट मार्जिन हमेशा हाई रहता है। तो उनके पास प्रॉफिट मार्जिन तो है, पर उनके पास फंड्स नहीं है, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी का प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है और सेल्स और मार्केटिंग में नॉलेज बहुत अच्छी नहीं है। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन हमारे पास आई तो हमें क्या सोल्यूशन देना चाहिए था। हमने उनको बताया कि लॉकडाउन के बाद आपको पार्टनरशिप मॉडल में जाना चाहिए और लॉकडाउन के दौरान आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए आपके पार्टनर्स कौन कौन हो सकते हैं। आपको स्ट्रैटेजिक अलायंस और पार्टनरशिप करनी है। आपको उस सप्लायर के साथ पार्टनरशिप करनी है जो आपको क्रेडिट दे दे, चाहे उसका भाव ज़्यादा हो, यानी कि वो हो सकता है महंगा दे रहा हो आपको आइटम, पर अगर वो आपको क्रेडिट दे रहा है 90 दिन का, 120 दिन का, 150 दिन का, तो आप उससे महंगा भी ले सकते हो क्योंकि आपके पास प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है और आपके पास अभी देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो इनको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि मैं उस सप्लायर से काम करूंगा कि जिसके पास क्रेडिट देने की क्षमता होगी, चाहे वो थोड़ा सा महंगा हो मार्केट से। शुरुआत में मैं उनके साथ काम कर लूंगा। प्रेजेंट फोकस हैज़ टू बी ऑन कैश फ्लो। सो जो भी पार्टनर कैश फ्लो दे सकता है उसके साथ काम करना चाहिए। ऐसा कोई सेल्स वाला हो जो बल्क में उनकी आइटम पहले से खरीद ले, उसके साथ काम करना चाहिए। काफ़ी ऐसे एजेंट्स होते हैं, फार्मा मार्केटर्स होते हैं जो पहले दिन ही लाखों दवाइयों का ऑर्डर पहले दिन दे देते हैं। उनके साथ प्री ऑर्डर बुकिंग करके अपना कैश फ्लो जनरेट करना चाहिए। ऐसे प्लेटफॉर्म्स के साथ मार्केटिंग करनी चाहिए जहां पे कमीशन बेसिस पे सेल होती है। देखिए, आप जानते हैं बड़ा बिजनेस का भी जो प्लेटफॉर्म है उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और हमारे साथ भी, जी हाँ, हमारे साथ भी ऐसे कई लोग जुड़ते हैं जो हमारा प्रोडक्ट बेचते हैं, जिन्हें हम आईबीसी कहते हैं। अगर आप आईबीसी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप अपने चैनल पार्टनर से मिल सकते हैं, वो आपको बता देंगे। नहीं तो आप हमारे हेड ऑफिस में बोर्ड लाइन नंबर पे भी फ़ोन करके पता कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रीजन आपका कमज़ोर है, यानी कि उनका टेक्नोलॉजी कमज़ोर था, उनका सेल्स और मार्केटिंग कमज़ोर था, वहाँ पे को फाउंडर्स बना लीजिए। जी हाँ, आइडिया आपका, सब कुछ आपका, पर एक ऐसा बंदा जिसको टेक्नोलॉजी की पूरी नॉलेज हो, एक ऐसा बंदा जिसको सेल्स की पूरी नॉलेज हो, उसको अपनी कंपनी में निवेश करवा लीजिए या फिर उसको कंपनी में स्वेट इक्विटी दे दीजिए, यानी कि थोड़ा सा स्टेक दे दीजिए, थोड़ी सी प्रॉफिट शेयरिंग दे दीजिए। समझिए आपने टेक्नोलॉजी का को फाउंडर बनाया, उसको आपने 5% शेयर दे दिए। आपने सेल्स का को फाउंडर बनाया, आपने उसको 5% दे दिए। आपके पास फिर भी 90% बचे और वो अपने 5% के लिए आपके 90% के लिए जोर लगाएंगे। तो इस तरीके से आप पार्टनरशिप्स कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किसके साथ कर सकते हैं, कैसे कैसे को फाउंडर्स बना सकते हैं, इस पे फोकस कीजिए। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बिल्ड कीजिए, प्लेटफॉर्म डेवलप करिए और सप्लायर्स के साथ जुड़ना है जहां पे हो सकता है वो महंगे हों पर आपको क्रेडिट देते हो। अब ये सारी स्ट्रैटेजीज आप अपने बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये अपनी टीम के साथ बैठिए और देखिए कि कहां कहां इनको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए चलेंगी, कौन सी चीज़ें नहीं चलेंगी। हो सकता है ये सारी स्ट्रैटेजीज में से 20% आपके लिए चले, 30% चले। अगर उतनी भी चल गई तो आपका काम पूरा हो जाएगा। आपका पूरा जितना भी आपने आज समय दिया है अपना, वो उसकी ROI जिसे हम कहते हैं वो आ जाएगी। और आपको करना कैसे है, आपको 5 स्टेप्स में करना है। पहले तो आप सारा रेलेवेंट डेटा लीजिए, जो भी आपके पास डेटा है वो लीजिए। उसके बाद जो भी रेशियोज़ मैंने मेंशन करी हैं उनको रेशियोज़ को फाइंड कीजिए। रेशियोज़ के बारे में आप हमारे EAE और PSC में सीख सकते हैं। आज आपको पता है, वापस बोलूँगा, EAE खरीदेंगे तो PSCs हमारे साथ में फ्री मिलेंगे। लर्न एट होम कैंपेन है, हम भी चाहते हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स सीखें और आगे बढ़े। अगर आप अलोन नहीं कर सकते, खुद नहीं कर सकते ये सारे काम, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ढूंढ लीजिए, एक फाइनेंशियल
फाइनेंशियल कंसल्टेंट ढूंढ लीजिए, आपको इनको मदद कर देंगे। अगर आप रेशियोज ढूंढ चुके हैं तो उसके बाद उसके स्टेप्स बनाइए कि मैं 30 दिन में क्या करूंगा, 60 दिन में क्या करूंगा, 90 दिन में क्या करूंगा, 1 दिन में क्या करूंगा। ये स्ट्रैटेजी आपकी तैयार होनी चाहिए। जैसे ही आपकी स्ट्रैटेजी तैयार होगी, आपको कोई नहीं हरा सकता। बस इसके साथ आज का मैं अपना सेशन समाप्त करना चाहता हूं। आपको एक बड़ी हिदायत यही देना चाहता हूं कि ये सारी लर्निंग्स जो है हमने बहुत मेहनत से बहुत सारे केसेस के साथ डिस्कस करके, ये सारे वो केसेस हैं जिनकी लाइफ बदली है ये सारे सजेशंस के बाद, तो इनको हल्के में मत लीजिएगा, इनकी रिस्पेक्ट करिए। ये बहुत ज़्यादा डीप एक्सपीरियंस से आते हैं, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग से आते हैं बिजनेस की, जो ऊपर वाले की कृपा से और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के मेहनत से बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म को मिला है। तो हम चाहते हैं कि ये सारी स्ट्रैटेजीज़ में से आप जो बेस्ट स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं कीजिए। आपको रीडिंग मटेरियल मिला है, उसमें ये स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताया गया है, उन स्ट्रैटेजीज़ को ज़रूर इंप्लीमेंट कीजिए। क्योंकि क्या होगा, अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो ये एंटरटेनमेंट बन जाएगा, अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो ये प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। वंस अगेन, अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो एंटरटेनमेंट रह जाएगा, पर अगर आपने इसको इंप्लीमेंट कर दिया तो ये प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। आप जब लॉकडाउन से बाहर आएंगे, आप तैयार होंगे, आपको पता होगा आपका कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, आपको पता होगा कौन सी इन्वेंट्री आपको इमीडिएटली निकालनी है, आपको पता होगा किसके साथ पार्टनरशिप करनी है, आपके सारे डिसीजंस तैयार होंगे और सिर्फ जाके आपको धावा बोलना होगा एंड यू विल विन द वॉर वेरी अर्ली। सो देखिए दोस्तों, इसको इंप्लीमेंट कीजिए, इन सारी स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट कीजिए, रीडिंग मटेरियल को ज़रूर पढ़िए। और आपने मुझे इतना समय दिया, मेरी सारी स्ट्रैटेजीज़ को सुना, आई होप उनको इंप्लीमेंट करेंगे आप। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।